ऐसे अक्सर होता आ रहा है और ये प्रयास होना चाहिए सरकार का। जब हम भी थे तब भी प्रयास हम करते थे कि जो सारी अनमैन्ड क्रॉसिंग्स हैं उनको किसी तरीके से सुरक्षित रखना चाहिए। आज दो बहुत अहम मुद्दे आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। एक तो बहुत ही गंभीर मुद्दा है। शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले मुबारकबाद देने की कि पहली बार एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट महिला को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा रहा है और खबर यह है कि फ्राइडे को वो ओथ भी ले लेंगी। तो हम मिस इंदु मल्होत्रा को मुबारकबाद देना चाहते हैं और साथ साथ में ये भी कहना चाहते हैं कि समाज के वातावरण में महिला को आगे आना कोई आसान काम नहीं होता। मिस इंदु मल्होत्रा एक बहुत ही बेहतरीन वकील, सीनियर एडवोकेट है और इस वातावरण में आगे बढ़ के उनको इस पद की प्राप्ति होना ये एक बहुत बड़ी बात है। एक तरफ तो ये, और दूसरी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट 10 जनवरी 1918 की वेबसाइट में ये लिखा है। मैं सारा तो नहीं पढ़ूंगा। 2018 जनवरी 10, 2018 सुप्रीम कोर्ट ने लिखा, द कोलिजियम कंसिडर्स दैट एट प्रेजेंट जस्टिस K.M. Joseph, who hails from Kerala High Court and is currently functioning as Chief Justice of Uttarakhand High Court, is more deserving and suitable in all respects than other Chief Justices and senior puisne judges of High Courts for being appointed as judges of the Supreme Court of India. ये सुप्रीम कोर्ट की अपनी वेबसाइट में अपलोड हुआ। जनवरी बीत गया, फरवरी बीत गया, मार्च बीत गया, आज हम अप्रैल में हैं, ऑलमोस्ट द एंड ऑफ अप्रैल। और आज सुना है कि सरकार ने फाइल वापस करके कहा है कि इस पे दोबारा विचार होना चाहिए। और यही आरोप हम लगा रहे थे केंद्र सरकार पे कि वो केवल वही जजेस चाहती हैं, हमारी केंद्र सरकार, जिन पे उनकी सहमति हो। कानून कहता है कि जो कोलिजियम चाहता है वही अपॉइंट होगा। ये सरकार चाहती है कोलिजियम जो भी कहे रिकमेंडेशन हम उसको नजरअंदाज करेंगे, हम उसको पेंडिंग रखेंगे, हमारी पसंद का नहीं होगा तो हम उसको अपॉइंट नहीं करेंगे, उसकी मंजूरी नहीं देंगे। और यही बात हम कितने हफ्तों से, महीनों से बात करते आ रहे हैं कि हिंदुस्तान की जुडिशरी खतरे में है। और अगर हमारी जुडिशरी एक आवाज में इकट्ठा खड़े होकर अपनी स्वायत्तता की सुरक्षा नहीं करती तो फिर लोकतंत्र खतरे में होगा। हालात ये हैं, और ये भी आपको मैं दे दूंगा कि इस समय 771 अप्रूव्ड स्ट्रेंथ है सारे हाई कोर्ट के जजेस की, 771।
परमानेंट 308 एडिशनल और टोटल स्ट्रेंथ 1079, 1079। उसमें 410 वैकेंसीज हैं। आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरह से सरकार अपॉइंटमेंट नहीं कर रही, मंजूरी नहीं दे रही। ये अपने लोगों से हाई कोर्ट्स को पैक करना चाहती है, और इसमें से इलाहाबाद में 60 वैकेंसीज हैं। तेलंगाना आंध्रा में 31, बॉम्बे में 24, कलकत्ता में 39, छत्तीसगढ़ में 23, गुजरात में 22, कर्नाटका में 32, मध्य प्रदेश में 21, उड़ीसा में 21, पंजाब हरियाणा में 35, राजस्थान में 17। तो नुकसान तो आम जनता का है ना, आम लिटिगेंट का नुकसान है। अगर आप जज अपॉइंट नहीं करोगे तो नुकसान तो लिटिगेंट का होगा ना। जो मौकेल वहां आएगा उसको न्याय मिल ही नहीं सकता 10-10, 15-15, 20-20 साल। तो आज हम पूछना चाहते हैं कि कौन खड़ा होगा जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए। एक स्वर से कौन बोलेगा? क्या एक स्वर से जुडिशरी खड़े होकर बोलेगी कि इनफ इज इनफ, आप ऐसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हमारी अपॉइंटमेंट्स को? और यही मुद्दा लेकर हम देश के सामने महीनों से रख रहे हैं। अगर केएम जोसेफ के बारे में वेबसाइट में लिखा है कि उससे ज्यादा काबिल कोई और जज है नहीं, तो लगता है कि केंद्र सरकार को काबिल नहीं लगता। अब मैं उन वकीलों से भी पूछना चाहता हूं कि क्या आज खड़े होकर वो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस की सुरक्षा करेंगे और बयान देंगे केंद्र सरकार के खिलाफ? क्या वो लंपिट ही करेंगे? ये सवाल तो उठता है। इससे भी बड़ी बात, क्योंकि ये तो कई महीनों से चल रहा है, आपको मालूम होगा कि लोया के मृत्यु की जांच के बारे में कई पीआईएल फाइल हुई थी, और अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया है। उसके बारे में तो अभी मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन उस जजमेंट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पीआईएल के द्वारा कई स्ट्रक्चरल चेंजेस समाज में हुई पीआईएल की वजह से, लेकिन साथ साथ में उन्होंने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं पीआईएल का दुरुपयोग भी होता है। उद्योगपति दुरुपयोग करते हैं या राजनीतिक दृष्टिकोण से पीआईएल का दुरुपयोग होता है। इस बात से हम सहमत हैं कि पीआईएल का जरूर दुरुपयोग होता है, और हम ये कहेंगे कि कई बार ऐसे भी पीआईएल फाइल की जाती है कि किसी चीज को दबाया जाए। इसी संदर्भ में मैं आज आपके सामने कुछ ऐसी चौकन्नी बातें रखना चाहता हूं जिससे साफ जाहिर होगा कि जिस शख्स ने पहली बार पीआईएल की इस बारे में, वो नागपुर से हैं और उनका नाम है सूरज लोलगे, सूरज लोलगे, सूर्यकांत लोलगे
अलायस सूरज लोलगे। आपको याद होगा कि कैरावन का खुलासा 20 नवंबर 1917 में हुआ था और 23 नवंबर 1917 में 2000 क्या हो रहा है 2017 में 23 नवंबर 2017 में वो डिस्क्रीट इंक्वायरी शुरू हो गई और 28 नवंबर 2017 में वो इंक्वायरी कंप्लीट भी हो गई। 20 नवंबर 2017, 23 नवंबर 2017, 28 नवंबर 2017। लेकिन एक पीआईएल नागपुर बेंच बॉम्बे हाई कोर्ट में फाइल की गई। उस पीआईएल जिसने फाइल की उसका नाम है सूरज लोलगे। वो फाइल की गई 27 नवंबर। फाइल हो गई और जब फाइल हो गई तो आपको मालूम है उसके बाद में कई और पिटीशन भी फाइल हुई, लेकिन सारी जो बाकी पिटीशन फाइल हुई वो 2018 में हुई। एक महीना से ज्यादा लगभग बाद। अब यह पता चला है कि सूरज लोलगे आरएसएस और बीजेपी के खासम खास है। और आपको मैं इसके बारे में पहले एक स्लाइड दिखाना चाहता हूं कि उन्होंने 25 दिसंबर 2016 में भाजपा से टिकट मांगी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन लड़ने के लिए। ये स्लाइड दिखा दीजिए। और साथ में उन्होंने पैसे भी जमा कर दिए, वो रिसीट भी हमारे पास है इलेक्शन लड़ने के लिए। So he is a member of the Bharatiya Janata Party and he is an RSS स्वयंसेवक। अगली स्लाइड में आपको दिखेगा कि वो फडणवीस साहब मंच पे हैं, वो लेक्चर दे रहे हैं और इनका नाम सूरज लोलगे ये साइड पे विद टेलीफोन नंबर लिखा हुआ है। बैकड्रॉप पे सूरज लोलगे बाईं तरफ विद टेलीफोन नंबर लिखा हुआ है। ये दूसरी स्लाइड है। तीसरी स्लाइड है कि वो फडणवीस जी को कुछ फूल दे रहे हैं। चौथी स्लाइड है जहां सर्कल्ड है वहां महा सेवा केंद्र विद्यार्थी मदद केंद्र, उसमें लोलगे जी खड़े हुए हैं। तो ये फाइल पीआईएल जो फाइल की वो लोलगे जी ने की। इनका मकसद क्या था ये हम नहीं जानते। और ताज्जुब की बात यह है कि जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सतीश उके जी के साथ की तो वो भी साथ में बैठे हुए थे कि आरएसएस के थे और बीजेपी के थे। उस समय मुझे तो मालूम नहीं था। ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है पॉलिटिक्स में। अब उनकी एक कॉन्वर्सेशन है सतीश उके के भाई के साथ, जिसमें वो कहते हैं कि हमने ये पीआईएल भैया जी जोशी की वजह से की। वो कॉन्वर्सेशन, दो कॉन्वर्सेशंस है, एक फरवरी 3, 2018 की और एक फरवरी 10, 2018 की। दोनों कॉन्वर्सेशंस हम आपको सुना देते हैं। मराठी में है लेकिन हमने उसका अनुवाद हिंदी में किया है। वो हिंदी में आपको हम दे देंगे। अब वो सुना दीजिए।
Volume. Volume, please. And moving on, we've got news coming through. The Law Minister Ravi Shankar Prasad has released a statement where he says the Congress party record of giving unfair and unconstitutional treatment to judiciary is well known. The whole record of Congress is littered with repeated instances of superseding judges which they felt inconvenient. They superseded Justice Hegde, Justice Shelat and Justice Grover in the 70s, even before the emergency. This is the Union Law Minister Ravi Shankar Prasad hitting back at the Congress party on the allegations around the judge appointment row. Aditi Anantnarayanan joins us with more details. Yes, Aditi. In fact, Law Minister Ravi Shankar Prasad has reacted on the kind of allegations that are being levelled against the government of India over the elevation of Judge Joseph right now. In fact, if I can quote from some of the remarks that have been made by the Law Minister, first of all, he has said that the Congress party's record of giving unfair and in many ways unconstitutional treatment to the judiciary is well known. Now, he's also gone ahead and cited the cases of Justice Hegde, Justice Shelat and Justice Grover in the early 70s. He has said that the legendary Judge H.R. Khanna, who gave the dissenting judgment in the ADM Jabalpur and upheld the freedom of Indians during the emergency, was denied the post of Chief Justice of India even for 2 months and was superseded by his junior. All of this happened under the Congress regime. He had also said that in fact the real provocation for imposition of emergency was a judgment of the Allahabad High Court on the orders given by the then Prime Minister Indira Gandhi. He's gone ahead and said that under the leadership of Prime Minister Narendra Modi and Rajnath Singh and many other leaders who have fought against the emergency and suffered, this is the commitment of the government of India towards the judiciary, which is complete and total, and freedom of the judiciary is what the government is looking at. In fact, the Law Ministry sources have also quoted about the hierarchy that really is there right now. He says that for now, Judge Joseph stands on a list of the 42nd. That means there are 41 members already there before Judge Joseph, and that's why his elevation cannot supersede that of others. There are already 11 members, 11 judges who are in the running to become the next Chief Justice of India. The government of India knows what they are doing. They have all the parameters in mind, and that's why the politics that the Congress party is playing behind the non-escalation of Judge Joseph is also unnecessary and unrequired. And the first reaction now coming in from Union Law Minister Ravi Shankar Prasad. Well, but this doesn't seem to be dying down. The Congress party continuing to train its guns on these appointments and questioning. Is there a further clarification coming in from the government? Is there going to be a rethink on these allegations because the Congress is not letting up, Aditi? A very important point to mention here is that the Law Ministry has now decided to seek the reconsideration of Judge K.M. Joseph's name from the Supreme Court Collegium. Remember, the government sources are also saying that this reconsideration comes after approval that was taken from Prime Minister Narendra Modi and also from the Honorable President. So the government now making it very clear that they will be reconsidering the name of Judge K.M. Joseph. Aditi, thanks for the inputs.